हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं पृथ्वी का भौगोलिक ग्रिड के बारे में। देखिए, भौगोलिक ग्रिड का मतलब क्या होता है। ग्रिड मतलब एक जाल। तो पृथ्वी जो है उसके चारों ओर कुछ काल्पनिक रेखाएं हम जो है मानते हैं। पृथ्वी के चारों ओर, ये पृथ्वी हो गई, तो इसके चारों ओर इस तरीके से हम रेखाएं देखने को मिलती हैं। ये सब क्या है, काल्पनिक रेखाएं। जैसे 0 डिग्री हो गया, 23.5 डिग्री हो गया, 66.5 डिग्री हो गया। ठीक है, इसी तरीके से ये लंबवत रेखा हम देखते हैं 0 डिग्री। तो ये सब क्या है, काल्पनिक रेखाएं हैं। तो इन्हीं रेखाओं के हम बारे में बात करेंगे। ओके, तो इसी लिए इस चैप्टर का नाम हमने क्या रखा है, पृथ्वी का भौगोलिक ग्रिड। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपकी जो है डिसाइड हो जाती हैं, जैसे कि मौसम में परिवर्तन, आपका समय का निर्धारण, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अक्षांश के बारे में, फिर देशांतर के बारे में। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अक्षांश के बारे में। देखिए क्या है, ये हम मान के चल रहे हैं, ये कैसी रेखाएं होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। पृथ्वी के चारों ओर जितनी भी रेखाएं आप देखेंगे, ये सब कैसी रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं। ओके, पहले बात करते हैं हम अक्षांश के बारे में। तो अक्षांश में एक सबसे इम्पोर्टेंट लाइन जो आती है, वो आती है आपकी आर्कटिक वृत्त, और दूसरी जो लाइन आती है वो आती है अंटार्कटिक वृत्त। ये गलत लिखा हुआ है, ये होगा अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है, तो इन दो रेखाओं के बारे में हम बात करते हैं पहले। तो देखिए, आर्कटिक वृत्त क्या है, धरातल पर उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा से 66.5 डिग्री की कोणीय द्वीप पर खींची गई काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं, आर्कटिक वृत्त कहते हैं। देखिए, ये है आपका आर्कटिक सर्कल, ये है 66.5 डिग्री रेखा। अब विषुवत रेखा से उत्तर की ओर, तो विषुवत रेखा कहाँ पर है आपकी, ये रही विषुवत रेखा। ओके, ये आपकी 0 डिग्री की जो लाइन है, ये हो गई क्या आपकी विषुवत रेखा। अब इस विषुवत रेखा से ऊपर अगर आप जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। और इस 0 डिग्री से अगर आप नीचे आएंगे तो ये साउथ हो जाएगा। तो इस 0 डिग्री से ऊपर आप 66.5 डिग्री देखेंगे, तो उस रेखा को हम क्या बोलेंगे, आर्कटिक वृत्त। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट क्या आ जाता है हमारा, अंटार्कटिक वृत्त। ये जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। ये अंटार्कटिक वृत्त जो होता है, दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत वृत्त से 66.5 डिग्री की कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त। दो रेखाएं आपकी क्लियर हो गई, कौन कौन सी, एक आपकी आर्कटिक वृत्त और एक अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है, दो चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये होता क्या है। देखिए, अक्षांश किसे कहते हैं, अक्षांश की डेफिनेशन क्या होती है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं इसको, एक नोट्स बना लीजिए अपना। देखिए, भूपृष्ठ पर, यानी कि जो पृथ्वी का जो पृष्ठ है उस पर विषुवतीय रेखा इक्वेटर के उत्तर या दक्षिण में एक याम्योत्तर पर किसी भी बिंदु की कोणीय दूरी, यानी कि जो इक्वेटर है ये ना 0 डिग्री, इससे आप नॉर्थ में या साउथ में एक कोणीय दूरी पर कोई लाइन खींच लेंगे, उसी को हम क्या कह देंगे, अक्षांश रेखा कह देंगे। भूमध्य रेखा 0 डिग्री का अक्षांश है। ओके, अक्षांश भूमध्य रेखा से हर स्थान पर समानांतर रहकर ध्रुव तक अनेक वृत्तों का निर्माण करता है। यानी कि आप यहाँ से अगर जाएंगे 0 डिग्री से अगर आप जाएंगे ऊपर, तो अनेक वृत्तों का आपको निर्माण देखने को मिलेगा। यहाँ से आप देखेंगे तो ऊपर वृत्त बनते चले जाएंगे, जैसे आर्कटिक वृत्त हो गया, कर्क रेखा वृत्त हो गया, इसी तरीके से। ठीक है, टोटल कितनी होती हैं, तो 0 से लेके, देखिए अब इसको ऐसे समझते हैं, 0 से लेके 90 तक ऊपर जाएंगे तो आप 90 रेखाएं वो हो गई, और नीचे आएंगे तो 90, यानी कि 90 नॉर्थ और 90 साउथ, इन दोनों को आप टोटल करेंगे तो आपका कितना निकल के आएगा, 180। ओके, तो इस तरीके से टोटल अक्षांश कितने होते हैं, 180 होते हैं। और जो दो अक्षांश रेखाएं होती हैं, जैसे एक अक्षांश रेखा ये मान लिया हमने, ठीक, और दूसरी अक्षांश रेखा ये मान लिया, तो इनके बीच का जो गैप होगा ना, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, तो 111 किलोमीटर। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 111 किलोमीटर। तीन अक्षांश रेखाएं जो हैं वो प्रमुख रेखाएं मानी जाती हैं। कौन कौन सी, पहली आती है आपकी कर्क रेखा, उसके बाद आती है मकर रेखा,
और फिर नेक्स्ट विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ओके, तो हम इन तीनों के बारे में बात करते हैं। कर्क रेखा क्या होती है? तो देखिए ये है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये यानी कि 0 डिग्री से लेके 23.5 डिग्री नॉर्थ की जो रेखा होती है उसको हम कर्क रेखा कहते हैं। ठीक, उसी तरीके से मकर रेखा क्या होती है? यह रेखा दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर खींची गई जाती है। यानी कि ये आपकी क्या हो गई? मकर रेखा हो गई। ये यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये मकर रेखा है और ये ये जो है आपकी कर्क रेखा है और ये जो है साउथ की जो रेखा है उसको हम मकर रेखा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भूमध्य रेखा के बारे में हम बात कर चुके हैं, जो क्या करती है? ये पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। इसे शून्य अंश अक्षांश रेखा भी कहते हैं। इसके दो नाम होगा, क्या? शून्य अंश अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा। इसका मेन काम क्या है? ये देखिए ना, 0 डिग्री ये दिख रही है आपको, ये इसने क्या किया? पृथ्वी को 2 भागों में बांट दिया। ये नॉर्थ वाला पोर्शन हो गया आपका और ये साउथ वाला हो गया। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। चलिए आगे बात करते हैं हम लघु व्रत के बारे में। लघु व्रत क्या होता है? लघु व्रत विषुवत रेखा के समानांतर खींचे गए व्रत को लघु व्रत कहते हैं। यानी कि ये विषुवत रेखा है, ठीक, इसके समानांतर हम जितनी भी रेखाएं खींचेंगे वो सब क्या कहलाएंगी? आपकी लघु व्रत कहलाएंगे। विषुवत रेखा के समानांतर होने के कारण वे एक दूसरे के समानांतर होते हैं, इसलिए वे लघु व्रत उत्तरी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव की ओर छोटे होते चले जाते हैं। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, इस चित्र पे ध्यान दीजिए, बहुत काम आ रहा है ये आपके। ठीक है, यहाँ से ये 0 डिग्री रेखा है। अब इससे हमने जो भी रेखाएं खींचेंगे ऐसे करके इसके समानांतर व्रत बनाते चले जाएंगे। तो ये व्रत क्या है? यहाँ तो विषुवत रेखा पे सबसे ज़्यादा बड़ा होगा, ऊपर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये 90 डिग्री तक जाते जाते क्या हो जाएगा? एक बिल्कुल पॉइंट बन जाएगा जाके 90 डिग्री पे जाके। ठीक है, एक बिंदु बन जाएगा। समझ रहे हो ना आप क्या कहना चाह रहा हूँ? यानी कि इस तरीके से आप अगर व्रत खींचते चले जाओगे पृथ्वी के चारों ओर, अब ये 2D में दिखाई दे रही है, 3D में जब इसको हम देखेंगे तो पूरा एक सर्कल बन के आएगा। तो जो लास्ट वाला सर्कल होगा वो बहुत छोटा बनेगा जाके, 90 डिग्री का जो सर्कल होगा बहुत छोटा बनेगा। ओके, आगे बात करते हैं इसी में। इस व्रत में 23.5 डिग्री उत्तरी कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी मकर रेखा सम्मिलित होती हैं। बात कर चुके हैं हम इसके बारे में। आता है हमारा बृहद व्रत या भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा को बृहद व्रत माना जाता है, जो पृथ्वी की सतह पर सबसे बड़ी काल्पनिक व्रत का निर्माण करती है। यानी कि अगर एक गोल पृथ्वी आप बनाते हैं इस तरीके से, तो इसके चारों ओर एक ऐसे करके रेखा बन के आएगी। ठीक है, तो सबसे बड़ी रेखा कौन सी होगी आपकी? जो होगी वो भूमध्य रेखा होगी, उससे बड़ी कोई रेखा नहीं होगी। यह पृथ्वी के केंद्र से गुजरने के कारण उसे 2 भागों में विभाजित करती है। तो बृहद रेखा एक ही होती है, कौन सी? आपकी, जैसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा है, बाकी सब लघु व्रत में आ जाते हैं आपके। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसमें पृथ्वी के ताप कटिबंध। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो पहला आता है उष्ण कटिबंध, फिर शीतोष्ण कटिबंध, फिर शीत कटिबंध, और बस ये 3 कटिबंध आपको देखने को मिलेंगे। तो बहुत ध्यान देना है यहाँ पर। चलिए धीरे धीरे पढ़ते हैं इसको। कर्क रेखा पहला देखते हैं, उष्ण कटिबंध। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर मध्याह्न का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सूर्य के ठीक ऊपर होता है। समझे? इसलिए इस क्षेत्र को सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है और इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। ये बहुत टेक्निकल लैंग्वेज आपके लिए यहाँ पर इसमें लिख दी है, इसको हम सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये 0 डिग्री रेखा हो गई आपकी। ठीक, यहाँ से आप 23.5 डिग्री की एक लाइन ये हो गई और 23.5 डिग्री की लाइन एक ये हो गई। अब इस तरीके से हम मान लेते हैं कि सन जो है यहाँ पर पर्टिकुलर चमकता है साल के 12 महीने। यहाँ पर जो है हमेशा सबसे ज़्यादा सूर्य प्रकाश प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पर जब सूर्य की सनलाइट हमेशा सबसे ज़्यादा रहेगी तो यहाँ पे टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा रहेगा। ओके, टेम्परेचर हमेशा यहाँ पर ज़्यादा रहेगा, तो गर्मी यहाँ पर ज़्यादा रहेगी, इसलिए हम इसको क्या कह देंगे? उष्ण कटिबंध कह देंगे।
ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा शीतोष्ण कटिबंध, कर्क रेखा के उत्तर में और मकर रेखा के दक्षिण में। मध्याह्न, मध्याह्न का मतलब दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर नहीं चमकता है। ध्रुवों की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। इसके परिणाम स्वरूप उत्तरी गोलार्ध में कर्क और आर्कटिक रेखा के बीच तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, अर्थात न अधिक सर्दी न अधिक गर्मी, अतः इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। देखिए समझते हैं इसको थोड़ा सा। अभी तक हमने क्या देखा, उष्ण कटिबंध। ओके, उष्ण कटिबंध के बारे में देखा। उष्ण कटिबंध आपको कहाँ मिलेगा, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री और ये वाला जो जोन होगा आपका, यहाँ पर क्या होगा, उष्ण कटिबंध हो गया ये आपका। ठीक है, उष्ण कटिबंध। अब इस जोन से आप ऊपर जाएंगे कहाँ तक, ये आर्कटिक वृत्त यानी कि 66.5 डिग्री, ठीक, और ये अंटार्कटिक वृत्त यानी कि ये वाला जोन, यहाँ से ऐसे करके देख लीजिए आप। यहाँ पर जो है टेम्परेचर ना ज़्यादा कम होता है और ना ज़्यादा हाई होता है, यानी कि टेम्परेचर यहाँ पे एवरेज रहता है, ना लो ना हाई। तो इसको हम क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंध। ओके, ये हो गया आपका उष्ण कटिबंध, ये हो गया शीतोष्ण कटिबंध। अब इसको फिर से थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। ठीक, देखिए शीतोष्ण कटिबंध हो गया। अब इसके नेक्स्ट आप आएंगे ये 90 डिग्री तक। यहाँ पर इसमें क्या होगा, इसको ब्लैक से कर लेते हैं। ये वाला जोन जो बनेगा आपका, वो क्या बनेगा, शीत कटिबंध। ओके, ये वाला जो जोन होगा आपका, वो क्या होगा, शीत कटिबंध। कटिबंध मतलब जोन। ओके, 3 जोन आपको देखने को मिलेंगे। एक बार फिर से इसको समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान देना बहुत अच्छे से, बार बार समझा रहा हूँ इसको आपके लिए। देखिए ये आपकी हो गई विषुवत रेखा, ठीक। अब ये हो गई आपकी मकर रेखा, सॉरी कर्क रेखा, और ये हो गई आपकी मकर रेखा। तो ये वाला जो जोन होगा, यहाँ पर सूर्य दोपहर के समय हमेशा चमकता रहता है, लंबवत किरणें पड़ती हैं, तो इसको हम क्या कह देंगे, उष्ण कटिबंध, क्योंकि यहाँ पर हमेशा गर्मी रहेगी आपकी। ओके, कटिबंध। अब इससे ऊपर जाएंगे आप 66.5 डिग्री, ये आपकी 60 डिग्री लाइन बन रही है, लेकिन हम इसको यहाँ 66.5 मान लेते हैं समझने के पर्पज़ से, 66.5 डिग्री लाइन। और इसी तरीके से हम ये जो 60 डिग्री है ना, इसको थोड़ा और नीचे कर लो जिससे कि समझने में आसानी हो जाए। देखिए इसको छोड़िए आप, यहाँ से देखिए इस लाइन से लेके ये मान लेते हैं हम 66.5, इस 60 पे आप ध्यान ना दें, ये 66.5 माने आप समझने के पर्पज़ से। तो ये वाला जो जोन होगा आपका, ये दोनों तरफ बनेगा, ठीक, ये दोनों तरफ बनेगा। इसको हम क्या बोलेंगे, शीत कटिबंध। ठीक, इसको बोलेंगे शीत कटिबंध। ओके, अब इस लाइन से ऊपर की तरफ बढ़िए आप, कहाँ पर, ये इस वाले जोन में जाइए, इस वाले जोन में, ये कलर चेंज करते हैं, इस वाले जोन में ये, ठीक है। 66.5 डिग्री से ध्रुवों के मध्य का जो क्षेत्र हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा शीत कटिबंध, शीत कटिबंध। और ये वाला जो होगा वो शीतोष्ण, या सॉरी ये शीत कटिबंध लिख दिया था मैंने, ये शीत नहीं होगा, ये शीतोष्ण होगा, मतलब थोड़ा उष्ण भी रहेगा, यानी कि थोड़ी गर्मी भी रहेगी यहाँ पर। ठीक, 3 जोन होते हैं, तीनों आपको समझा दिए मैंने बहुत अच्छे से। ओके, अब अगला पॉइंट आता है इसमें, गोलार्ध क्या होता है। तो देखिए विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव तथा उत्तरी गोलार्ध तथा विषुवत रेखा से दक्षिणी ध्रुव तक दक्षिणी गोलार्ध, वही बात है। ये पृथ्वी हो गई आपकी, ठीक है, ये 0 डिग्री हो गया, इससे उत्तर की ओर उत्तरी गोलार्ध, इससे दक्षिण की ओर दक्षिणी गोलार्ध। ये कोई इतनी टेक्निकल बात नहीं है, इसको रफ कर लीजिए। मेन इंपॉर्टेंट आता है आपका देशांतर, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको समझिए ज़रा, देशांतर के बारे में बहुत ध्यान से समझना है। टॉपिक थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन मज़ा आएगा, आप इसके नोट्स बना लेना अच्छे से।
किसी स्थान की कोणीय दूरी, किसी स्थान की कोणीय दूरी जो प्रधान यामी-उत्तर या 0 डिग्री या ग्रीनविच, देखिए अब इसको हम समझते चलते हैं। ये है ना 0 डिग्री लाइन आपकी, ये है, ठीक। ये क्या हो गई आपकी प्रधान यामोत्तर रेखा, ओके। प्रधान यामोत्तर रेखा के पूर्व या पश्चिम में होती है, देशांतर कहलाती है। यानी कि एक ऐसी रेखा जो इस 0 डिग्री के पूर्व में, अब इसका पूर्व क्या हो जाएगा, ये वाला ईस्ट हो गया, अब इसके इधर ये वेस्ट हो गया। तो इसके ईस्ट या वेस्ट में जितनी भी रेखाएं खींची जाएंगी वो सब क्या कहलाएंगी, आपकी देशांतर रेखाएं कहलाएंगी। इस तरीके से आपको दिख रही है ना खींची हुई है, ये सब क्या है आपकी देशांतर रेखाएं हैं, ओके। ये इसकी हो गई डेफिनेशन। डेफिनेशन आपसे कहीं पूछेगा नहीं, अगर आप कोई यूनिवर्सिटी में हैं, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, तो आप इस डेफिनेशन को याद कर सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं है इसको याद करने की, ओके। यह इन दोनों में से किसी भी दिशा में 180 डिग्री तक ही मापी जाती है। देखिए 80 डिग्री तो ये हो गई ना, देखिए 80 डिग्री तो ये हो गई ना, इसके बैक साइड में जाएंगे तो फिर एक लाइन पूरी बनेगी, ये पूरा गोला बनाओ, ये घूम के आएगी ना पीछे से ऐसे करके, तो जो पीछे वाली लाइन होगी वो क्या हो जाएगी 180 डिग्री रेखा हो जाएगी। यानी कि ये दोनों एक ही होती हैं लगभग, ओके। भूमध्य रेखा एक वृत्त की परिधि है जिसमें 360 डिग्री देशांतर होते हैं, 360 देशांतर होते हैं। 1 डिग्री देशांतर के भूमध्य रेखा पर दूरी कितनी होती है, 111 डिग्री। सॉरी, इसको समझते हैं दोबारा से। देखिए देशांतर रेखा किसे कहते हैं, ये डेफिनेशन आपको पता चल गई। नेक्स्ट आता है इसी में, यह इन दोनों में से किसी भी दिशा में 180 डिग्री तक ही मापी जाती है। यानी कि इससे आप नापेंगे ना तो इसके बैक में जाएंगे तो 180 ही नाप सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं मापेंगे इसको किसी भी कीमत पर। 1 डिग्री देशांतर की भूमध्य रेखा पर दूरी 111.32 किलोमीटर है, जो ध्रुवों की ओर कम होती जाती है एवं ध्रुवों पर 0 किलोमीटर हो जाती है। अभी समझते हैं हम इसको। अतः देशांतर 360 डिग्री होती है। इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थान से गुजरने वाली रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा कहते हैं। इसके पूर्व में 180 डिग्री तक सभी देशांतर पूर्वी देशांतर और ग्रीनविच देशांतर से पश्चिम की ओर सभी देशांतर पश्चिमी देशांतर कहलाते हैं। ये सब भाषा परिभाषा आपकी लिखी हुई है। अब इसको समझते हैं सरल शब्दों में। देखिए कह रहा है इसमें कि भूमध्य रेखा पर इसकी दूरी, ये हमारी हमने मान लिया 0 डिग्री रेखा है हमारी भूमध्य रेखा, ओके। अब इस पर कह रहा है ग्रीनविच, यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है इस लाइन से लेके इस लाइन तक या इस लाइन से लेके इस लाइन तक, ठीक है। ये जो डिस्टेंस होगी भूमध्य रेखा पर वो कितनी होगी 111.32 किलोमीटर, ओके। ये बात यहाँ पर बताई गई है। और जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाएंगे देखिए डिस्टेंस क्या हो रही है, कम होती चली जा रही। तो 90 डिग्री पे जाके एकदम पूरा ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इनके बीच का जो गैप है वो 0 हो जाएगा। देखिए आपको ये चित्र में भी दिख रहा होगा ना, सारी रेखाएं जो हैं ये ऐसे करके मिल रही हैं यहाँ पर आके, इनके बीच में ये तो गैप है, ये ऊपर जाने पर एकदम 0 हो रहा है। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है। अब अगली बात क्या है यहाँ पर इसमें, अगली बात ये कह रहा है इसमें कि जो 0 डिग्री लाइन है जो ना ये वाली, ये कहाँ से निकल रही है, तो इंग्लैंड के ग्रीनविच से निकलती है, ओके। कहाँ से निकलती है, इंग्लैंड के ग्रीनविच से। इस जगह का नाम आपको याद रखना है ग्रीनविच, ठीक। इसके पूर्व में, अब इसके पूर्व में आप आ जाएंगे ये, और इसके पश्चिम में यानी कि ये, ओके। यानी कि 0 डिग्री जो रेखा है इसके पूर्व और पश्चिम में जो भी देशांतर होंगे, अगर इसके पूर्व में देखेंगे तो पूर्वी देशांतर और पश्चिम में देखेंगे तो पश्चिमी देशांतर, इनको हम कहेंगे। अभी तक इस थ्योरी में बस इतनी सी बात हमने पढ़ी। अब इससे होता है टाइम का निर्धारण, वो कैसे होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं।
पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व अपनी धुरी पर घूमने के कारण पृथ्वी की रोटेशन क्या है, कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व, सॉरी, वेस्ट टू ईस्ट। पृथ्वी की रोटेशन कैसी है, वेस्ट टू ईस्ट, इस तरीके से, ठीक, ऐसे ये रोटेशन इसकी होती है, वेस्ट टू ईस्ट। कहाँ पर, अपने अक्ष पर, जिसके कारण सूर्य कहाँ पर उदय होता है, पूर्व में, पूर्व में उदय होता है। ये पूर्व कहाँ हो गया, ये हो गया आपका पूर्व, अतः पूर्व का समय आगे, यानी कि समझते रहना, बहुत टेक्निकल बात है ये। देखिए ये 0 डिग्री लाइन हो गई आपकी, याद रखना, ये ईस्ट हो गया यानी कि पूर्व, और ये वेस्ट हो गया। अब सूर्य कहाँ उदय हो रहा है, यहाँ पर ईस्ट में, ठीक। पृथ्वी कैसे घूम रही है, वेस्ट टू ईस्ट, इसलिए सूर्य कहाँ पर उदय हो रहा है, पूर्व में, ओके। अब पूर्व में सूर्य उदय हो रहा है तो इसलिए यहाँ का समय क्या होगा, आगे होगा, और यहाँ पर पीछे होगा, समझे। अपनी धुरी पर घूमने के कारण सूर्योदय पूर्व से होता है, अतः पूर्व का समय आगे और पश्चिम का समय पीछे रहता है। इसी कारण पृथ्वी के सभी स्थानों पर भिन्न भिन्न देशांतरों पर समय भी अलग अलग होता है। यानी कि यहाँ पर अगर 12 बजे हैं तो यहाँ 1 बजेगा और यहाँ 2 बजेंगे, ओके। इस तरीके से टेक्निकल अभी हम उनको डाटा नहीं दे रहे हैं आपको, आगे इसमें बात करेंगे कि एक देशांतर पर कितना जो है टाइम चेंज हो जाएगा, ये बता रहे हैं कि इस तरीके से एक कॉन्सेप्ट है। देखिए आगे इसमें, प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर, प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का अंतर होता है। यानी कि 0 डिग्री से आप जाएंगे कहाँ, 15 डिग्री, तो कितना गैप आ जाएगा, अगर यहाँ 12 बजेंगे तो यहाँ पर 1 बजेगा, 1 घंटे का गैप आ जाएगा। अगर आप 15 से फिर प्लस 15 जाएंगे तो फिर 2 घंटे का, यानी कि 15 डिग्री अगर आप डिस्टेंस तय करते हैं तो 1 घंटे का अंतर आ जाएगा। ऐसे समझ लीजिए आप, 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, ओके। इसी प्रकार 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है, तथा यह ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे होता है। इस प्रकार 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर, यानी कि यहाँ से इधर की ओर जाने पर ग्रीनविच समय से 12 घंटे पीछे का समय मिलता है। यही कारण है कि 180 डिग्री पूर्व पश्चिम देशांतर में कुल 24 घंटे अर्थात एक दिन और रात का अंतर पाया जाता है। बहुत ही टेक्निकल है, पैराग्राफ बहुत छोटा है लेकिन बात बहुत टेक्निकल है यहाँ पर, बहुत ध्यान से समझना इसको, और कई बार समझना, इसको लिख लेना, आप नोट्स बना लेना, ज़्यादा फायदे में रहोगे। 0 डिग्री फिर से समझते हैं इसको, इधर से इधर गए तो टाइम क्या है, प्लस है, और यहाँ से इधर आए तो टाइम माइनस है। अब 15 डिग्री पढ़ रहे हैं तो 1 घंटे का अंतर आ रहा है। इस तरीके से हम देखते हैं कि लगभग 0 डिग्री से 180 डिग्री तक जाने पर कितने का गैप हमको मिल जाएगा, तो 12 घंटे का गैप हमको मिल जाएगा। 12 घंटे पीछे का समय या आगे का समय हमें मिलेगा। इस देखिए फिर से देखते हैं इसको, 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है, तथा यह ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे होता है। यानी कि अगर इस 0 डिग्री पर दिन के 12 बजे हैं, दिन के 12 बजे हैं, तो यहाँ पर 180 पर क्या होगा, रात के 12 बजे होंगे, समझे। 1 डिग्री 15 डिग्री पर कितना हो रहा है, 1 घंटा का अंतर आ रहा है, 15 डिग्री बराबर 1 घंटा। इसको मिनट में भी हम चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे कि 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, ओके। अब इसको हम लिखें 15 डिग्री बराबर 60 मिनट भी लिख सकते हैं इसको हम, तो 1 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा,
60/15 मिनट। ओके, समझते रहना, थोड़ा मैथ का है। तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, समझे। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, यानी कि आप जैसे कि 1 डिग्री से 2 डिग्री पे गए देशांतर, तो यहाँ अगर 12 बज रहे हैं तो यहाँ पर 12 बज के 4 मिनट हो रहे होंगे, और पीछे आएंगे तो 11 बज के 56 मिनट हो रहे होंगे, है ना। हाँ, आगे पीछे का कॉन्सेप्ट जो है उसको भी समझ लेते हैं एक बार फिर से। 0 डिग्री, इधर प्लस और इधर माइनस। तो इस 0 डिग्री से देखिए, अगर यहाँ पे 12 बजे हैं, मान लिया 12 बज रहे हैं दोपहर में 12 बज रहे हैं, तो हम यहाँ से जाएंगे इधर 15 डिग्री, ठीक। तो यहाँ पर कितना बज रहा होगा, 1 दोपहर का। और अगर आएंगे पीछे हम 15 डिग्री, तो यहाँ कितना बजेगा, 11, ठीक है। अंतर समझ गए, यही बात यहाँ पर हमने आपको बताई थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा, क्योंकि कई बार मैं इसको रिपीट कर चुका हूँ। आगे चलते हैं, अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। पृथ्वी पर 180 डिग्री यामोत्तर के लगभग साथ साथ स्थल खंडों को छोड़ते हुए एक काल्पनिक रेखा निर्धारित की गई है। इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इस रेखा को पार करते समय एक दिन बढ़ा या घटा जाता है। जब इस रेखा को आप पार करेंगे तो एक दिन बढ़ जाएगा या घट जाएगा, जिससे डेट चेंज हो जाती है। जब कोई जलयान पश्चिम की ओर यात्रा करता है तो एक दिन जोड़ा जाता है, और पूर्व की दिशा में यात्रा करता है तो एक दिन घटा दिया जाता है। जो 100 ये 0 डिग्री रेखा होगा, इसके बैक में आप जाएंगे तो जो रेखा मिलेगी आपको वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाएगी। वही बात है, आगे देखते हैं। समय जोन, टाइम जोन क्या होता है। मानक समय किसी ऐसे यामोत्तर यानी कि देशांतर रेखा का समय होता है जो किसी संपूर्ण क्षेत्र या देश के लिए मानक माना जाता है। यानी कि एक हम जो है टाइम जोन लाइन डिसाइड कर लेते हैं, उसी से पूरा टाइम आपका डिसाइड होता है। जैसे कि इंडिया में हमने डिसाइड कर लिया है ये वाली लाइन, ठीक है। 82.5 डिग्री रेखा जो है हमने भारत में डिसाइड कर ली है। ओके, आगे चलते हैं। ग्रीनविच टाइम, देखिए आ गया ना वही। देशांतर के बीच 4 मिनट का समय का अंतर होता है, 1 डिग्री देशांतर। ये हम टेक्निकली ऊपर इसको देख चुके हैं, ये बार बार वही चीज़ रिपीट की गई है यहाँ पर, तो उसको पढ़ने का फ़ायदा नहीं है, इसलिए हमने इसमें ऊपर ज़्यादा मेहनत कर ली थी जब हम उसको पढ़ रहे थे। बस यहाँ पर कुछ और है समझने लायक, तो वो ये है, अलग अलग देशों अथवा स्थानों को समय को आजकल प्लस GMT के बजाय प्लस UTC के रूप में व्यक्त किया जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर आपको देखिए। पहले हम इसको क्या लिखते थे, GMT, अलग अलग देशों अथवा स्थलों के समय को पहले हम GMT लिखते थे। अब उसकी जगह हम क्या लिखने लगे हैं, प्लस UTC, यूनिवर्सल टाइम कोड लिखते हैं हम इसको। अब पहले क्या लिखते थे, ग्रीनविच मेडिटेरियन टाइम, यानी कि ग्रीनविच मध्य समय। अब हम इसको क्या लिखते हैं, UTC, अर्थात यूनिवर्सल टाइम कोड। आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकता है कि GMT का नाम बदलकर क्या किया गया है, समझे। GMT का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। देखिए इनमें कोई अंतर नहीं है, जो GMT है वही UTC है, बस क्या कर दिया है, उसका नाम चेंज कर दिया है, ठीक है। चेंज सेम, मतलब चीज़ सेम है लेकिन बस नाम चेंज है इसका, और कुछ नहीं है। मानक समय क्या होता है, नेक्स्ट हेडिंग जो हमारी है वो है मानक समय, अर्थात स्टैंडर्ड टाइम। प्रत्येक देश द्वारा निर्धारित समरूप समय है। जो मानक समय होता है वो हर देश एक डिसाइड कर लेता है अपना, क्योंकि देशांतर के अनुसार करता है, ऐसा नहीं कि मन जितना किया उतना कर लिया। उस देश का एक देशांतर जो बीच में से उस देश को डिवाइड करेगा, ठीक है, उस देशांतर के आधार पर उसको हम बांट देंगे। क्योंकि स्थानीय समय पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण एक जगह से दूसरे जगह समान दर से बदलता रहता है, अतः ऐसी व्यवस्था की गई कि निश्चित क्षेत्र के सभी स्थान समान मानक समय का प्रयोग कर सकें। सभी देश का कम से कम एक मानक समय होता है, जो जैसे हमारे भारत का कितना है, 82.5 डिग्री।
कुछ देशों में जो है अत्यधिक देशांतरी विस्तार के कारण, यानी कि देशांतर विस्तार उनका इस तरीके से जो है ज़्यादा होता है, तो हमें एक से टाइम जोन से काम नहीं चल पाता, तो हम उसमें 2-3 लाइनें रख लेते हैं अपनी। तो वही बात यहाँ पर बताई गई है, कोई इतनी टेक्निकल बात नहीं है, बस थोड़ी सी समझने की बात है। जैसे कि फॉर एग्जांपल संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 समय जोन है, रूस में 11 समय जोन है, ऑस्ट्रेलिया में 3 समय जोन है, इंडिया में कितना है? एक ही है। 2 बनाने की बात हो रही है लेकिन एक है फिलहाल अभी तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा देश है जिसमें 11 समय जोनों का प्रयोग किया जाता है? तो आपको याद रखना है रूस। ये 3 इंपॉर्टेंट नाम आपको याद हो जाने चाहिए। देखिए, एक बार मेहनत करने का क्या फ़ायदा होता है, अब हम इसको बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ऊपर हमने क्या किया था, ये जो पढ़ा था ना समय निर्धारण, इसको बहुत अच्छे से कर लिया था। ठीक, उसके बाद अब हमें क्या, ये सारी चीज़ें एक एक लाइन में पढ़ने को मिल जा रही हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने भारत के बारे में बात कर लेते हैं। भारत में संपूर्ण देश के लिए एक मानक जोन है, जहाँ यहाँ मानक समय 82.5 डिग्री, मैंने ऊपर भी बात की थी, पूर्वी देशांतर से निर्धारित किया जाता है, जो कहाँ से गुजरती है रेखा? इलाहाबाद के निकट नैनी से होकर गुजरती है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कंपटीशन में, यानी कि जो भारत की मानक समय रेखा है वो कहाँ से गुजरती है? तो इलाहाबाद के निकट नैनी से होकर गुजरती है। भारत के देशांतरीय विस्तार पूरब पश्चिम को देखते हुए यह माना जाता है कि भारत में एक से अधिक मानक समय की ज़रूरत है। बोला था ना कि 2 बनाने की बात हो रही है, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। अब आगे इसके कुछ प्रोज और कॉन्स दिए हैं, उसको देख लेते हैं। पूर्वोत्तर भारत के लिए अलग समय जोन की मांग तथा इसके लाभ और हानि क्या हो सकते हैं, इससे हमें फ़ायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा। भारत भौगोलिक रूप से विशाल देश है, पहला पॉइंट है ये, विशाल देश है। पूर्व से पश्चिम तक इसके फैलाव को देखते हुए पिछले काफ़ी समय से मांग की जा रही है कि 2 टाइम जोन होने चाहिए। उत्तरी अमेरिका और यूरोप के कई देशों में अलग अलग समय जोन संचालित हैं, ऊपर हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, अत्यधिक सर्द इलाकों में स्थित देशों में गर्मियों के दौरान डे लाइट सेविंग टाइम DST, आगे पढ़ते हैं इसको, होता है। इसमें घड़ी को आधा या फिर 1 घंटा पीछे कर देते हैं। इससे दिन की रोशनी डे लाइट का बेहतर इस्तेमाल हो पाता है। सबसे बड़ा फ़ायदा होता है ऊर्जा की बचत, यानी कि डे लाइट के कारण हम इसको बनाने की बात कर रहे हैं। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट आता है, भारत के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग 1.5 से 2 घंटे का अंतर होता है। ये बहुत अच्छी बात है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, एक इंडिया का हम रफली मैप बना लेते हैं। ठीक, ये इंडिया का मैप हो गया आपका। अब क्या करना है, देखिए यही रेखा यहाँ से गुजर रही है। ओके, अब एक जब यहाँ पर सूर्य उदय हो रहा है, तो जब सूर्य की, हमने क्या पढ़ा था, 1 डिग्री पर कितना अंतर आ रहा है? 4 मिनट का, 4 मिनट का आ रहा है ना। तो 15 डिग्री पर 60 मिनट का अंतर आ जाता है, लगभग 1 घंटे का। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 82.5 डिग्री है, ठीक, यहाँ से इधर आप आएंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस आपका, टाइम जो है डिफरेंस होगा, जाहिर सी बात है ना, टाइम में गैप होगा आपका, तो इसलिए ये बात की जा रही है। चलिए आगे देखते हैं क्या है इसमें। दे, देश में वैज्ञानिकों द्वारा 3 विकल्प खोजे गए हैं। पहला, भारत में 2 टाइम जोन की स्थापना। दूसरा, अप्रैल से सितंबर तक डे लाइट सेविंग टाइम। और तीसरा है भारतीय मानक समय को आधे घंटे के लिए आगे कर देना। ये जो है वैज्ञानिकों ने 3 विकल्प दिए थे हमारे लिए। क्या करें, आप 2 टाइम जोन बना दीजिए, अप्रैल से सितंबर तक डे लाइट सेविंग टाइम बना दीजिए, और तीसरा था भारतीय मानक समय को आधे घंटे के लिए आप आगे कर दें। तीनों ही उपायों का लक्ष्य है ऊर्जा संरक्षण, ठीक, और उत्पादकता में इजाफा। हम ये क्यों करना चाह रहे हैं? प्रोडक्शन बढ़ सके, एनर्जी को सेविंग कर सकें। लेकिन इन विकल्पों पर विचार करने के लिए 2002 में एक समिति बनाई गई थी, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। ठीक, समिति को गठित किया गया था। इस समिति ने DST और अलग टाइम जोन के विचार को खारिज कर दिया, यानी कि डे लाइट सेविंग टाइम, और आप जो 2 टाइम जोन बनाने की बात कर रहे थे उसको इस समिति ने खारिज कर दिया। इस समिति के बारे में आपसे पूछा जा सकता है
किसका गठन किसने किया था, किस मंत्रालय के तहत किया गया था, तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। समिति ने ऐसे में माना कि पूर्वोत्तर राज्यों में अलग टाइम जोन स्थापित करने से फ़ायदा कम होगा, जबकि ऐसा करने से परेशानियां बढ़ेंगी, जैसे कि एयरलाइंस, हवा मार्ग, रेलवे, अन्य संचार संबंधी परेशानियों का हमें सामना करना पड़ सकता है। दूसरी ओर बेंगलोर स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड साइंस ने एक शोध से निष्कर्ष निकाला कि देश के समय में मात्र आधे घंटे का इजाफा करने से हम 2.7 अरब यूनिट बिजली की वार्षिक बचत कर सकते हैं। डे लाइट टाइम से विपरीत भारतीय समय को एक बार ही बदलना होगा। ये सब बातें थी, समिति मानी, विचार किया गया, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी तक। 2002 से बात चल रही है। ये कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें थी, आपको समझ में आनी चाहिए कि हाँ इस तरह की चीज़ें आपको जो है देखने को आगे करंट अफेयर में मिल सकती हैं। डे लाइट सेविंग टाइम क्या होता है, इसको पढ़ के देख लेते हैं। ग्रीष्मकाल के दौरान सूर्य के प्रकाश का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए समय में परिवर्तन कर देते हैं हम, तो उसको हम क्या कहते हैं, डे लाइट सेविंग टाइम। यानी कि डे लाइट का मतलब समझो ना आप, डे प्लस लाइट, जब तक सूर्य का प्रकाश रहेगा। सेविंग टाइम, उस समय को क्या करना है, हमको बचत करना है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में वैज्ञानिक जॉर्ज बैरन हडसन ने इस सिद्धांत को जो है प्रतिपादित किया था। बसंत की शुरुआत में घड़ी को 1 घंटा आगे कर देंगे और पतझड़ में पुनः पीछे कर देंगे। ठीक है, 70 देश लगभग जो है डे लाइट सेविंग टाइम का यूज करते हैं। 20% आबादी दुनिया को डे लाइट सेविंग टाइम पर निर्भर है आज भी। एक टाइम और आता है एटॉमिक टाइम। एटॉमिक घड़ियाँ विभिन्न रेडियो एक्टिव तत्वों के कंपन पर आधारित होती हैं। जैसे हमारी ये नॉर्मल घड़ी है, उसी तरीके से एटॉमिक घड़ी भी होती है एक। ठीक है, ये बहुत ही सटीक समय बताती है पृथ्वी के अनुसार। इसमें माइनर सा अंतर आता है 30 मिलियन वर्ष के बाद, वो भी कितना, सिर्फ 1 सेकंड का। ओके, ये किससे बनी होती हैं, तो रेडियो एक्टिव तत्व जैसे स्टेंटोटियम, सीजियम, इन सब से बनी होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लीप ईयर्स के बारे में। 366 दिन का जो है एक लीप ईयर्स होता है। देखिए नॉर्मली जो है पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट 45.51 सेकेंड। लगभग हम माने तो 365 दिन बाद 6 घंटे का टाइम हमें लगता है। जो पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा करने में इतना टाइम लगाती है। इसको हम वार्षिक गति या परिक्रमण भी कहते हैं। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगे समय को सौर वर्ष कहा जाता है। याद रखना है आपको। प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष से लगभग 6 घंटा बढ़ जाता है। जैसे हर चौथे वर्ष में लीप वर्ष मनाकर समायोजित किया जाता है। लीप वर्ष 366 का जो है साल हो जाता है जब होता है, और फरवरी जो है 28 की जगह 29 की हो जाती है। यानी कि जो एक दिन बढ़ता है वो हम कहाँ एडजस्ट करते हैं, फरवरी में एडजस्ट कर देते हैं। कुछ जो है वर्ष, महीने एवं कैलेंडर्स के बारे में आपको दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट था वो ये था, क्या, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। ठीक है, ये हमारे आज के इस वीडियो का मेन टॉपिक था। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। ओके, इसी तरीके से और भी वीडियोस में जो है कंटिन्यूस ज्योग्राफी से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड यहाँ पर डालता रहता हूँ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हम जो है ये पीडीएफ चाहते हैं ज्योग्राफी की, तो आप मुझसे जो है कमेंट में आप अपना नंबर मुझको छोड़ दीजिए, मैं आपको व्हाट्सअप कर दूँगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं एक नए लेक्चर में, जहाँ पर हम कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके आएंगे ज्योग्राफी के। थैंक यू।